आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। सबको इस देश में बनना है अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी में शामिल हो गए हैं राघव चड्ढा, जिन्होंने आज ये लाइन दोहराई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो संस्थापक सदस्य रहे आम आदमी पार्टी के, उसके बाद राज्यसभा गए, दिल्ली सरकार में सलाहकार रहे, विधायक बने, सब कुछ रहे। पर पिछले कुछ समय से, जैसा कि हमने शुरुआत में कुछ वीडियोस भी बनाए थे और उसमें बताया था कि आखिर राघव चड्ढा की पॉलिटिक्स चल क्या रही है, ऐसे हमने वीडियोस बनाए थे और हमने कहीं ना कहीं जताया था आशंका कि बहुत दिन अब इनके रह नहीं गए आम आदमी पार्टी में। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोगों ने बयानबाजी की, उसके बाद राघव चड्ढा का जवाब आया और अंततः जिसके कयास लगाए जा रहे थे वो हो गया है। राघव चड्ढा ना सिर्फ खुद बल्कि 6 और सांसद, यानी कि कुल 7 सांसदों, 7 राज्यसभा सांसदों को जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, उनको लेकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने ऐसा आज ऐलान कर दिया। हालांकि उनके साथ में आज 2 ही सांसद नजर आए, जिसमें संदीप पाठक थे और दूसरे अशोक मित्तल थे, मगर उनका दावा है कि उनके अलावा राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह, यानी कुल 7 सांसद बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसके एक मायने ये भी हैं कि जो दल बदल कानून होता है, यानी कि जब भी आप पार्टी चेंज करते हैं तो अगर आप 2/3 से कम सदस्यों के साथ किसी पार्टी में जाते हैं तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ता है अपने पद से। मगर दल बदल कानून के अकॉर्डिंग अगर आप 2/3 बहुमत लेके, यानी कि 10 जो राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उसका 2/3 बहुमत लेकर अगर जाते हैं किसी पार्टी में शामिल होते हैं, विलय करते हैं, तो आपकी सदस्यता बरकरार रहती है। इसके तहत राघव चड्ढा और जो 7 सांसद जा रहे हैं उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। वो बीजेपी के झंडे बैनर तले अब काम कर सकेंगे। और जैसा कि राघव चड्ढा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, तो उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और क्या कहा राघव चड्ढा ने, आपको सुनवा देते हैं। आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। तो विनय जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है जो हम लोग, आपने भी वीडियो बनाया था, अभिनव के साथ में डिस्कशन लगातार हम लोग कर रहे थे कि राघव चड्ढा के बहुत दिन बचे नहीं हैं इस पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। जिस तरीके से एक तरीके से आंतरिक कलह नजर आ रही थी, पहले खुल के नहीं थी, फिर धीमे से खुल के आ गई सामने, और अब खुल के ये भी सामने आ गया कि वो अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पर सबसे पहले जो बात आ रही, पॉइंट निकल के, वो है दल बदल कानून। थोड़ा इसके बारे में बताइए। दरअसल क्या हुआ था कि दल बदल कानून का आइडिया आया था 1967 में। 1967 में जो हरियाणा का चुनाव हुआ था, उसमें एक विधायक थे गया लाल, जिनको गया राम भी कह जाता है, जहां से ये कहावत निकली कि आया राम गया राम। तो कांग्रेस के विधायक होते थे, कांग्रेस से उन्होंने वहां पे किसी को 67 के चुनाव में हरियाणा में स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो कांग्रेस से उछल के वो चले गए संयुक्त विधायक दल की तरफ। फिर संयुक्त विधायक दल से फिर उन्होंने पलटी मारी और कांग्रेस में आ गए। ये एक ही दिन का घटनाक्रम है। और फिर शाम होते होते वापस वो संयुक्त विधायक दल में चले गए। तो गया राम ने एक दिन में 4 बार जो है अपनी पार्टी बदली। उसके बाद ये कहानी चली कि आया राम गया राम। तो उसके बाद में 1985 में पहली बार दल बदल विरोधी कानून जो है वो आया, और उसमें ये कहा गया कि अगर 1/3 सदस्य अपनी पार्टी से सहमत नहीं है तो अलग विधायक दल बना सकते हैं, अलग पार्टी बना सकते हैं, सदन में चुन के आने के बाद में किसी और के साथ में मर्जर कर सकते हैं। इसको 2003 में जो है बदल के और सख्त कर दिया गया, और 1/3 का जो बहुमत था उसको 2/3 कर दिया गया, और मर्जर की बात कही गई कि आप किसी और दल में अगर जाके मिल रहे हैं 2/3 सदस्य, तभी आपको जो है मान्यता दी जाएगी। तो 1/3 से ये 2/3 वाला मामला आ गया। तो राघव चड्ढा जो है, राघव चड्ढा ने जब ये इस तरीके से उनको नेता की तौर पे हटाया गया था आम आदमी पार्टी के बाद में, उसके बाद में हमको तमाम सोर्सेज ये बता रहे थे कि लगातार राघव चड्ढा जो है वो तैयारी कर रहे हैं एक तरीके से कि वो एक पूरी पार्टी का एक बड़ा चंक जो है वो तोड़ के ले जाएं। और राघव चड्ढा गुणा गणित में पक्के आदमी भी हैं भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पढ़ाई की है इन्होंने, इकोनॉमिक्स की, तो उनको पता भी है नंबर गेम। तो नंबर गेम मेंटेन रहा है। 7 सांसदों को लेके जा रहे हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह भी कि 8 सांसद हैं। मुझे लगता है ये तस्वीर आज शाम तक साफ हो जाएगी। जो कहा जा रहा है कि बीजेपी
कि ऑफिस में जाके शायद ये सभी 7 या 8 सांसद शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में। वही जो फूल माला सेरेमनी होती है, भाषणबाजी होती है, वो भी मुझे लगता है शाम को शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो बीजेपी के दफ्तर में नहीं हुई है, साफ तौर पर नजर आ रहा, पर ऐलान हो गया, ये क्लैरिटी है कि बीजेपी ही ज्वाइन कर रहे हैं। कौन से 7 और ये सांसद? हमने जब पिछला पॉडकास्ट हमने किया और हमने बातचीत की थी अभिनव के साथ में, मैंने और अभिनव ने, तब मैंने ये सारा साफ तौर पे दिया था कि ये जो है बगावत बहुत लंबे समय तक चलेगी नहीं, और ये कमल के फूल की तरफ जा रही है बगावत, और वही होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। खास बात ये रही सौरभ की, जो कि मेरे सोर्सेज ही लगातार बता रहे थे कि राघव चड्ढा इस पूरे ऑपरेशन को, जो कि एक तरीके से समझिए कि घेरेबंदी जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों की है, उस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, और लगातार उनकी बीजेपी की टॉप लीडरशिप से बातचीत चल रही थी, और वो पूरा एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से सारे काम हो रहे थे। अब आप इसमें खास बात ये देखेंगे कि स्वाति मालीवाल हैं, जिनकी पहले से असहमति बनी हुई थी, राघव चड्ढा थे, इसके अलावा संदीप पाठक जो है, एक बड़ा नाम है। संदीप पाठक राष्ट्रीय महासचिव होते थे आम आदमी पार्टी के, उनके पास में पंजाब का प्रभार था, लेकिन जैसे ही दिल्ली चुनाव में हार हुई उसके बाद में संदीप पाठक को ठुड्डे लाइन कर दिया गया। कहा यह जा रहा था, आम आदमी पार्टी के सोर्सेज हमको ये बताते हैं कि संदीप पाठक को अरविंद केजरीवाल से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था, और उनका प्रभार जो है पंजाब से हटा के छत्तीसगढ़ कर दिया गया था, जिसके बाद में लगातार जो है संदीप पाठक परेशान थे, पार्टी के अंदर असहज महसूस कर रहे थे। तो तीसरा नाम संदीप पाठक है, और उसके अलावा 4 ऐसे नाम हैं जो कि व्यापारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनको आम आदमी पार्टी ने रखा। अब और व्यापारिक पृष्ठभूमि की आपने बात करी तो मैं आपको बता दूं, उसमें से एक अशोक मित्तल हैं, जो कि LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक भी हैं, और अभी कुछ दिन पहले उनके दफ्तर पे उनके ईडी का एक छापा भी पड़ा था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो निकल के अब उसमें सामने भी आ ये रही कहा जा रहा था कि ईडी के छापे के बाद में एक बात ये हमको जो हमारे सोर्सेज से सामने आ रही थी, वो ये कहा जा रहा था कि अशोक मित्तल ने उसके बाद में साफ कर दिया कि अब उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा बची नहीं है, ये कार्यकाल अगर उनका पूरा हो जाता है उसके बाद में वो राजनीति नहीं करेंगे, एक तरीके से संन्यास ले लेंगे। तो ये भी उन्होंने एक ऑफर रखा, मतलब कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ कि हम ऐसा अब हो गया हमारा, अब खत्म हो गया मामला। तो ये हमको अचानक से एहसास हो गया कि राजनीति अच्छी चीज नहीं होती व्यापारी के लिए। अच्छा, यहाँ पे सौरभ एक और बात बहुत दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी जब शुरुआत में बनी थी तो जो उसमें पहली टूटर हमको दिखाई दी थी वो राज्यसभा सीटों को लेके ही दिखाई दी थी। आपको याद हो जब चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे मतलब योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, ये सब लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि उनका राज्यसभा जाने का नंबर आएगा। लेकिन उस समय संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी ने 2 व्यापारियों को जो है जो जिनकी व्यापारिक पृष्ठभूमि थी और जो पार्टी में बहुत सक्रिय नहीं थे, उनको राज्यसभा भेजा। इसके बाद में तमाम किस्म की बातें हुई कि कैसा ऐसे अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं और वो पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है जो विचारधारा की बात करती है। तो आप ये स्थिति देखिए, अभी अगर मैदान में आम आदमी पार्टी की तरफ से टिके हुए हैं तो संजय सिंह टिके हुए हैं जो कि उसके विचारधारा से जुड़े हुए हैं और शुरुआती दौर के संघर्ष में उसके साथ ही रहे। बाकी सब लोग जो है एक तरीके से दल बदलते हुए तमाम ये अरविंद केजरीवाल के लिए भी सबक है कि आगे से वो ऐसी स्थिति ना करें, मतलब कि लोगों के साथ में जो लोग उनकी पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं, जो उनकी विचारधारा के साथ में जुड़े हुए हैं, उनको तरजीह दें बनिस्पत इसके कि कोई व्यापारी जो कि फंड रेजिंग वगैरह करता हो उसको आप तरजीह दें। राज्यसभा सबक नहीं, बहुत बड़ा सबक है, लाइफ लेसन जो होता है। और तो राजनीतिक लेसन इससे बड़ा कोई उनके लिए हो नहीं सकता कि जिस तरीके से जो ये पार्टी थी, जो देश में आमूल चूल परिवर्तन, तमाम तरह के बड़े बड़े दावे लेकर आई थी, है ना। अब उन दावों पर राजनीतिक विमर्श बहस हो सकती है, वो अलग विषय है ना। उन्होंने भाई बस 10-12 साल दिल्ली में सरकार भी चलाई, लास्ट इलेक्शन वो हार गए, मगर पार्टी के जो टूटना है, मतलब चुनाव हारना उतनी बड़ी चीज नहीं है, पर पार्टी के जो तमाम बड़े चेहरे थे, प्रशांत भूषण से लेकर योगेंद्र यादव से लेकर आशुतोष से लेकर आप समझिए कुमार विश्वास से लेकर, धीमे धीमे ये लोग जाते रहे, मगर कुछ चेहरे जो टिके हुए थे और इनमें से राघव चड्ढा थे। उसमें कमाल की बात ये थी, कन्फ्रंटेशन का जो लाइन थी वो यही थी राज्यसभा। राज्यसभा सब लोग राज्यसभा जाना चाह रहे थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे कुमार विश्वास हो और चाहे आशुतोष हो। और जब उनको नहीं भेजा गया, उनको तरजीह नहीं दी गई, तो फिर वो जो है पूरी तरीके से अड़े। और उस समय जो है यही स्वाति मालीवाल, यही राघव चड्ढा जो है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो है इन लोगों पे हमला बोला, इन्हें गद्दार बताया और इनकी तमाम सारी बातें इनके इसके पीछे राज्यसभा है ऐसा दावा किया जाता है। हम ये भी बोल लेते हैं क्योंकि जितने भी लोग हम नाम गिना रहे हैं वो हो सकता है आगे कहते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी, है वो तो पार्टी जो है अपने लाइन से हट गई थी, जो पार्टी जैसे आज भी राघव चड्ढा जो है वो जनता के बीच में जा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो देश के हित के बारे में नहीं सोच रही है, इसलिए राघव चड्ढा को बहुत दिक्कत हो रही है। और कोई बात नहीं, यही बात है, उन्होंने यही बयान दिया, हम यही मान लेंगे। हाँ, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से सांसद राघव चड्ढा आप जानते हैं,
वो जा रहे हैं। संदीप पाठक, जिनके बारे में विनय ने आपको बताया कि वो आपके संगठन के अहम रणनीतिकार रहे हैं, आईआईटी से प्रोफेसर रहे आईआईटी में। इसके अलावा 2022 में पंजाब से राज्यसभा के सदस्य बने थे और तमाम आप समझे पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक उनको प्रभार मिला हुआ था। राजेंद्र गुप्ता जो जा रहे हैं वो बड़े उद्योगपति हैं, ट्राइडेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पंजाब की इंडस्ट्री में बड़ा नाम इनको माना जाता है और 2025 में ही ये उपचुनाव के जरिए राज्यसभा पहुंचे थे। इसके अलावा विक्रमजीत सिंह साहनी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उद्योगपति ये भी हैं, तो ये भी पंजाब से चुने गए थे, तो ये भी 2022 में चुने गए थे, तो ये भी जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल का तो सबको पता ही है, वो उनका स्टैंड क्लियर था, आज नहीं तो कल उनको कहीं ना कहीं जाना था, तो पूरा गुट तैयार था, तो वो भी निकलनी है। इसके अलावा हरभजन सिंह एक बड़ा नाम है भाई, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, बहुत शानदार स्पिनर रहे हैं, टीम इंडिया के लिए बहुत उन्होंने मैच। हरभजन सिंह का राजनीति में दूसरा फेंका हुआ है ये अच्छा था। ये हरभजन सिंह ने आज राजनीति में अपना दूसरा चल दिया है। हाँ, दूसरा फेंका है जिसको और अरविंद केजरीवाल बोल्ड हो गए, नहीं समझ पाए उसको इस दूसरा का। और हालांकि हरभजन सिंह के राज्यसभा में जो उनका कार्यकाल है उसको लेकर बड़ा चलता रहता है कि वो कितना इन्वॉल्व होते हैं, आते जाते हैं, हालांकि वो सब अलग विषय है, पर जो दूसरा था उसको अरविंद केजरीवाल नहीं समझ पाए। और अंतिम जो 7वां नाम अशोक मित्तल का है, जो कि एलपीयू के फाउंडर चांसलर हैं, मालिक हैं, वो भी 2022 में ही पंजाब के जरिए गए थे। तो हम विनय जो बात कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आप राज्यसभा में अपने नुमाइंदे जिनको चुनते हैं, जो आपकी पार्टी के मुद्दों को उठाएंगे, जो आपकी पार्टी की बात, या जिन क्षेत्रों से पंजाब से चुने जा रहे हैं, दिल्ली से चुने जा रहे हैं, उन क्षेत्र के लोगों की बात, मुद्दे उठाएंगे और आपकी पार्टी को आगे ले जाने में मदद करेंगे। तो वैसे में आप कैसे लोगों को चुनाव कर रहे हैं, ये आज तस्वीर साफ हो गई और इसको लेकर एक लगातार बहस चल भी रही थी। सामान्य तौर पे सौरभ होता क्या है कि राज्यसभा में हर पार्टी ये कोशिश करती है कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो जिनकी विचारधारा पे स्पष्टता हो, जो पार्टी को अच्छे से डिफेंड कर सकें और अच्छे से मुद्दे उठा सकें। लोकसभा में जो सांसद होते हैं वो भी पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब वो अच्छी बहसें करते हैं, लेकिन राज्यसभा की बहसों का एक स्तर माना जाता है कि राज्यसभा की बहसें अच्छी होती हैं, सुनने लायक होती हैं, एकेडमिक लिहाज से भी बहुत अच्छी बहसें होती हैं और उसमें बेस्ट आदमी भेजा जाता है हर पार्टी की तरफ से। जैसे आरजेडी की तरफ से मनोज कुमार सिन्हा को भेजा गया। आप तमाम पार्टियां जो भी उठाएंगे उसमें आपको ऐसे सदस्य देखने को मिलेंगे जो कि अच्छे पढ़ने लिखने वाले बैकग्राउंड से आते हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं या प्रोफेसर हैं, इस तरीके के लोग जो हैं आपको राज्यसभा में दिखाई देते हैं। यहाँ पे एक नया ट्रेंड शुरू हुआ था कि व्यापारी जो हैं वो भेजे जा रहे थे और उसके बाद इसको लेकर लगातार आलोचना भी हो रही थी। फिर बहुत लोगों भाई पार्टी के जो इंटरनल सोर्सेस और जो उनके समर्थक हैं वो कहते थे भाई की पार्टी को बहुत अन्य तरह के संसाधनों की जरूरत होती है, रुपए पैसे की जरूरत होती है, कैंपेनिंग की जरूरत होती है, तो बहुत तरह की मदद ली जाती है, तो उसके बदले ओब्लाइज भी किया जाता है। इस तरह की बातें जानकार तमाम कहते हैं। अक्सर हमने ये देखा है सौरभ, सभी पार्टी राजनीति शास्त्र में, हाँ, राजनीति में अक्सर हमने ये देखा है, खासतौर पर भारतीय राजनीति में जो व्यक्ति सेंट्रिक पार्टियां होती हैं वो उस व्यक्ति के हर स्टेप को जो है जस्टिफाई कर लेती हैं, है ना। ये अरविंद केजरीवाल के साथ में भी है, जहां पे लार्जर देन लाइफ जो है एक खाका खिंच जाता है, वो चाहे मुलायम सिंह यादव के साथ में रहा हो, चाहे इनके साथ रहा हो, चाहे देवेगौड़ा के साथ में रहा हो। जो व्यक्ति सेंट्रिक पार्टियां हैं उनका हमने ये जो है नेचर, एक ये तासीर हमने देखी है। बिल्कुल। थोड़ा राघव चड्ढा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि द क्यूरियस केस ऑफ राघव चड्ढा बड़ा इंटरेस्टिंग केस रहा है इनका, क्योंकि अरविंद केजरीवाल खिलाफ जब शराब घोटाले वाली पूरी चल रही थी बातचीत, है ना, पूरा जो मुकदमा चल रहा था, अरविंद केजरीवाल जेल गए, अरविंद केजरीवाल के और तमाम साथी संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, जेल गए, छूटे, लंबा मुकदमा, लंबी कार्रवाई चली, अंत में उनको अभी लास्ट कुछ समय पहले ही राहत मिली, है ना। तो जब जेल गए, जब मुकदमेबाजी हो रही थी, तब भी राघव चड्ढा इसमें कुछ नहीं बोल रहे थे। तब वो विदेश चले गए थे अपने दांत का इलाज कराने और पढ़ाई करने, यानी क्या क्या बहुत कुछ चीजें वहां पे सीखने चले गए थे वो। और उसके बाद इसको लेकर बड़ी चर्चा, मतलब आम आदमी पार्टी देखिए बड़ा साइलेंट रहती थी, उनका कोई पार्टी का समर्थक या जो उनका आईटी सेल है वो कभी इस पे बात नहीं करता था। उसने तो अभी हाल में ये बात करना शुरू किया जब से ये फैसला आ गया, जब अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई, उसके बाद फिर उपनेता पद से हटाया, उसके बाद आया राघव चड्ढा का बयान और उसके बाद आम आदमी पार्टी और उनका पूरा आईटी सेल एग्रेसिव हो गया, है ना। तो राघव चड्ढा अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। 2012 में जब एकदम आम आदमी पार्टी बनी हुई नहीं थी, शामिल होते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो एक बड़ा आंदोलन था, उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद फिर पार्टी बनती है, पार्टी के संस्थापक सदस्य बनते हैं, उसके बाद सलाहकार बनते हैं दिल्ली सरकार में, फिर विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, राज्यसभा सांसद बनते हैं, पार्टी के उपनेता बनते हैं और फिर पार्टी छोड़ देते हैं। क्या पॉलिटिक्स है, क्योंकि हम इस पर लगातार चर्चा कर भी रहे लगातार कि आखिर
राघव चड्ढा पार्टनर इनकी पॉलिटिक्स के, हमने एक वीडियो भी बनाया था जिसके बाद मुझे लगता है इसकी शुरुआत भी हुई, राघव चड्ढा के बारे में बातचीत होना शुरू हुई कि आखिर राघव चड्ढा पे लोग खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है। जनता के बीच जाहिर सी बात है कि वो अपनी जगह बना रहे थे, तमाम उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जिसको लेकर जनता अप्रिशिएट कर रही थी, जो कि बहुत किसी विचारधारा या पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं, आम लोग हैं, नौजवान हैं, वो उनकी तारीफ कर रहे थे। मगर जिस पार्टी से वो जुड़े थे उसकी कोई बात नहीं कर रहे थे, अपने नेता के बारे में वो कोई बात नहीं कर रहे थे। क्या चल रहा था? दरअसल होता क्या है कि सौरभ, 2-3 तरीके होते हैं। मैं तो क्योंकि डिफेंस का भी जर्नलिस्ट हूँ, तो मैं विशुद्ध रणनीतिक तौर पे ये सारी चीजें देखता हूँ, राजनीति को। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रहार करते हैं तो आप सबसे कमजोर कड़ी जो है उसको ढूंढ के आप जो है उसको आप बिल्कुल आइडेंटिफाई करके आप वहीं पे स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं। आम आदमी पार्टी के केस में भी यही हुआ। उन्होंने पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल खुद लपेटे में आए, गोपाल राय और तमाम जो लोग हैं, और वो लगातार जो है उनको पुलिस परस्यू करती रही। इवन संजय सिंह के ऊपर भी ये स्थिति मंडराती रही। एक स्थिति ये हुई कि संजय सिंह जब दिल्ली आते थे तो पंजाब पुलिस को साथ में लेके आते थे ताकि यहाँ पे दिल्ली पुलिस उनको उस तरीके से गिरफ्तार न कर ले अचानक से। ये स्थिति इस भय में भी मैंने संजय सिंह को आते जाते हुए देखा है, और उनके ऊपर भी लगातार केस चल रहा था, उनके दफ्तर पे छापे पड़े और तमाम सारी चीजें हुई। और इस बीच में राघव चड्ढा जो है वो पूरी तरीके से सेफ रहे, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। एक बीच में एक जल घोटाले के अंदर उनका नाम आया था, उसके बाद से राघव चड्ढा के तेवर हमको बदले हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये दोनों बातों को मैं कोई डॉट कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये दोनों बातें एक समानांतर तरीके से हम उनको देख रहे हैं कि ये दो बातें हुई हैं। और उसके बाद में राघव चड्ढा का जो लंदन दौरा है, उसके बाद 2015 में जैसे ही चुनाव जीतती है बीजेपी दिल्ली में, उसके तुरंत बाद राघव चड्ढा जो है वो अमेरिका चले, 2015 नहीं, माफी 25 में, उसके तुरंत बाद जो है चले जाते हैं राघव चड्ढा अमेरिका में एक लीडरशिप कोर्स करने के लिए। हालांकि वो 7 ही दिन का कोर्स था, लेकिन उन्होंने एक प्रवास वहां पे तुरंत उसके बाद में कर लिया। और उसी समय, ये वही समय है जिस समय संदीप सिंह वगैरह पे गाज गिर रही थी, ये वही समय है जिस समय अरविंद केजरीवाल जो है अपना बेस शिफ्ट कर रहे थे, और वो दिल्ली से एक तरीके से पंजाब में जाके बैठ जाते हैं। और जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं आता तब तक अरविंद केजरीवाल भी खुद बहुत लो ग्राउंड होकर रहते हैं, बिल्कुल कोई बयान नहीं दे रहे होते हैं, किसी तरीके का एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। जब ये पूरा का पूरा एक्साइज ड्यूटी का केस, जब कोर्ट ये कहती है, लोअर कोर्ट के उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बनता है, उसके बाद में वो जो है वापस हमको अरविंद केजरीवाल का उस किस्म का एग्रेशन दिख रहा है। और अच्छा, इसको अगर पंजाब की राजनीति से जोड़ा जाए, क्योंकि पंजाब इलेक्शंस भी अगले साल है, उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब के इलेक्शंस भी होते हैं, और पंजाब में कहा जाता है राघव चड्ढा का अच्छा खासा दखल रहा है। वहाँ जो आम आदमी पार्टी आई उसमें भी उनका अच्छा खासा दखल रहा। तमाम जो टिकटार्थी थे उस वक्त जब चुनाव लड़ने वाले थे, जो तमाम विधायक हैं, उसमें भी चुनाव में उनका बहुत अच्छा खासा दखल रहा। और शुरुआत में जब सरकार बनी थी वहाँ पर 2022 में, तब वो सलाहकार की भूमिका में भी थे, और बहुत लोग कहते थे कि डिफेक्टो सीएम, हाँ, डिफेक्टो सीएम राघव चड्ढा ही है, एक वो रोल था। तो क्या पंजाब चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले, क्योंकि अब बंगाल चुनाव खत्म, अब बात होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव की, पंजाब के चुनाव की, तो उस लिहाज से क्या देखा जाए कि ये भी ख्याल रहा होगा? जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि राघव चड्ढा फाइल लेके पहुंच के साथ लोग कि भैया बीजेपी हमको शामिल कर लो। बीजेपी से बातचीत चल रही होगी, मतलब लंबे समय से वो पूरा गुणा गणित बैठाया जा रहा होगा, बीजेपी से लोग कनेक्ट में होंगे, तो इसको ख्याल रखा गया पंजाब चुनाव का। पंजाब चुनाव, मेरे को ये लगता है सौरभ, पंजाब चुनाव के हिसाब से अगर बीजेपी राघव चड्ढा के ऊपर दाव लगा रही है तो मुझे संदेह है इस बात में कि मतलब राघव चड्ढा जो है, क्या उनको उस दाव के तौर पर लिया गया, या बीजेपी के पास में अभी क्योंकि राज्यसभा में सदस्य कम है और इसी वजह से वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है बंगाल में, ताकि जो है राज्यसभा में उसका एक स्पष्ट क्लियर बहुमत जो है वो कम से कम हो जाए। तो वैसी स्थिति में जो है 8 सीट जो अगर बीजेपी में एड ऑन हो जाती हैं तो बीजेपी की स्थिति बेहतर हो जाएगी राज्यसभा में। हालांकि एनडीए को बहुमत है, 121 के तकरीबन सीटें हैं, लगभग बहुमत के पास में है, और 233 सीटें होती हैं, 245 होती हैं, उसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, बाकी 233 सदस्य जो होते हैं वो चुन के आते हैं, और उसमें से लगभग 121 सीट बीजेपी के पास अभी राज्यसभा में कुल 93 सांसद है ना, और जो बहुमत की बात कर रहे हैं वो 121 है, तो उस तक पहुंचने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती। तो जैसा आप कह रहे हैं ना कि भाई उनको जरूरत है कि राज्यसभा के सांसद, अब 7 सांसद एक साथ आए तो एक बड़ा है इनको, ये इमीडिएट नेसेसिटी है। बाकी राघव चड्ढा के बारे में एक बात तो बहुत स्पष्टता हमारे भी दिमाग में है, और मतलब ये बीजेपी के भी दिमाग में होगी कि राघव चड्ढा की छवि बहुत मास लीडर वाली नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि राघव चड्ढा किसी भी सीट से लड़ जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, वैसी कि लोकसभा का कि विधानसभा का आसान नहीं, जीत सकते हैं, मगर एक क्लेम नहीं कर सकते उनको लेकर कि नहीं भाई इस आदमी की इस जगह पे एकदम अपनी पकड़ है, ये उनका जिला है या उनका घर है, इस इलाके से तो भाई कोई हरा ही नहीं सकता।
वैसा क्लेम नहीं कर वैसी सकते। स्थिति नहीं है और राघव चड्ढा ने कोई भी चुनाव अभी तक फेस नहीं किया है। हाँ। मतलब राज्यसभा में चुन के जाना अलग बात दिल्ली है। में विधायक बने थे, हाँ। पर दिल्ली में जीतना वो लहर अलग में उस विषय समय है। 67 सीटें हाँ। जीती थी आम आदमी पार्टी। हाँ। तो वो अलग मसला है। बाकी मतलब उस तरीके का चुनाव अपने लीडरशिप में फेस करना बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। और बीजेपी इतने मुश्किल काम के लिए हाँ। राघव चड्ढा के ऊपर दाव लगाएगी, ये देखना थोड़ा दिलचस्प फुल ऑन होगा। दाव नहीं लगेगा, मगर हाँ उसमें वो एक कड़ी हो सकते हैं उस लड़ाई में, मान सकते हैं कि है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग और पंजाब में हैं, अभी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में कुछ गठबंधन में हमको देखने को मिले पंजाब, तो बहुत सारी राजनीति वो अलग है। मगर इस बीच आम आदमी पार्टी का भी बयान आ गया है। ये जो टूट हुई है आम आदमी पार्टी में, 10 में से 7-8 राज्यसभा सांसद छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो संजय सिंह का बयान है। संजय सिंह ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन लोटस घटिया राजनीति का खेल बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जो अच्छे काम करती है, दलित आदिवासी महिलाओं के खाते में मदद पहुंचाने का काम करती है, ऐसा काम करने वाली सरकार को अमित शाह मोदी ने रोकने और तोड़ने का काम किया है, पंजाब की जनता को धोखा दिया है। ये भी बोले कि नहीं, इसमें मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ कि जब आप अपनी दीवार मिट्टी और गारे से चुनेंगे तो अगर बारिश आएगी तो वो बहेगा ही। जब आपने राज्यसभा सदस्य अपने ऐसे बनाए जिनका पार्टी और विचारधारा से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था और ये आपका कार्यकर्ता भी देख रहा था, तो वैसी मौका परिस्थिति क्यों नहीं दिखाएंगे? मेरे को इस बात में कोई मतलब लॉजिक नहीं समझ में आता। और राजनीति यही है, बिल्कुल सही बात। राजनीति इसी तरीके से चलती है। मतलब ऑपरेशन लोटस आपके यहाँ पे अगर आप गैप छोड़ेंगे तो वो गैप का फायदा आपको ओपोनेंट उठाएगा। ये राजनीति में होता रहा है, मतलब ये सही या गलत के बियॉन्ड होता रहा है और तमाम हर पार्टी ने ये किया है। अब ये सही है ये गलत है तो जनता तय करेगी, है ना। हम कोई नहीं होते इसमें वकील बनने के लिए। अच्छी बात तो नहीं है कोई किसी पार्टी को तोड़े कुछ करे, यही, मगर क्या करो भाई साहब, राजनीति यही है, यही गुणा गणित, कैसे भी पावर में बने रहो, इसी को लेकर सारे जद्दोजहद होते रहते हैं। और ये जद्दोजहद हर तरीके के हैं कि चाहे फ्री में फ्रीबीज देना हो, तमाम बड़े बड़े वादे कर देना हो, है ना, एक दूसरे के सदस्यों को तोड़ के लाना हो, उनकी पार्टी के लाख विधायक अपने विधायक बना देना, टिकट दे देना। असम में भी हमने देखा कई कांग्रेस पार्टी के लोगों को लाकर बीजेपी ने टिकट दिया। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव देख लीजिए, चुनाव देख लीजिए, ये पॉलिटिक्स है, ये चलती रहती है। जैसा विनय कह रहे हैं, अगर आप लूपहोल छोड़ेंगे तो भाई जो पावरफुल और दूसरी बात यह कि आम आदमी पार्टी को अगर मैं ठीक ठीक समझ पाया हूं तो मैं ये जो टूट आम आदमी पार्टी में हुई है उसको आम आदमी पार्टी बहुत भुनाएगी, शहादत की तरह इसको बेचेगी कि हमारे साथ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बीजेपी ने ऐसा कर दिया। और इस तरह पहले तो वो उस केस को करेंगे भाई कि देखिए हमारे खिलाफ गलत मुकदमा कराया, हमारे सभी लीडरशिप को जेल भेजा, फिर हमारी पार्टी तोड़ दी। पर ये पोस्चरिंग जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर ली जाएगी पंजाब के चुनाव में। ये और इसकी शुरुआत हो चुकी है। संजय सिंह बोले हैं आज, ये बोले कि ये 7 नाम जनता को याद रखने चाहिए। आप बताएं राघव को पार्टी ने क्या क्या नहीं दिया, पंजाब की जनता ने राज्यसभा से पहुंचाया, आप भाजपा की गोद में पहुंच गए, संदीप को पंजाब की जनता के प्यार से राज्यसभा में जाने का मौका मिला। तो एक तरीके से जनता को याद दिला रहे हैं कि देखिए ये हमने इनको इतना कुछ दिया, पंजाब के लोगों ने इनको नेतृत्व दिया, मौका दिया और इन्होंने हमको ठगा। पर यहाँ पे फिर सुल्तान की बात याद रखिए कि भाई ये जनता को क्यों याद दिला रहे हैं, खुद भी तो देखिए। आपने चुना ना, राज्यसभा के सदस्यों को पार्टी ने ही चुना है ना, आपकी पार्टी ने टिकट दिया है, जनता ने नहीं चुना है। जनता के साथ से आपने रायशुमारी नहीं करवाई थी। पिछली रायशुमारी जो है आपने 2014 में करवाई थी, उसके बाद में रायशुमारी वाला तरीका आपका चला गया। और अभी की स्थिति यह है कि आपने जो कैंडिडेट चुन के दिए थे वो कैंडिडेट फ्लिप कर गए हैं, वो कैंडिडेट उन्होंने अपना खेमा बदल दिया है। तो आपने अपने साथी गलत तरीके से चुने थे, तो सिर्फ दोष जो है वो बीजेपी को नहीं दिया जा सकता, उसका एक हिस्सा जो है वो आपके पल्ले भी आता है और इसको स्वीकार करना चाहिए और आगे की तरह के लिए सबक भी लेना चाहिए। सबक तो बहुत तगड़ा है भाई, वो तो लेना पड़ेगा आपको। बाकी देखिए अशोक मित्तल का जो ईडी के छापा, संजय सिंह उसको लेकर भी बोले हैं कि सांसदों को कैसे तोड़ा जा रहा है, तो ईडी और सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं। अशोक के यहाँ 10 दिन पहले छापा पड़ा था, इस तरह के उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। तो ये पूरा एक तरीके से कहानी है। आज एक बड़ी टूट आम आदमी पार्टी में हुई है, जिसके कयास लगाए जा रहे थे। हम लोगों ने भी इशारा किया था कि कुछ तो पक रहा है। एक सौरभ यहाँ पे थोड़ी एक छोटी सी बात, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो पत्रकार को याद रखना चाहिए। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका राजनीतिक लाभ जो है, राजनीतिक हित के लिए उनका उपयोग जो है नहीं होना चाहिए एक आदर्श लोकतंत्र में। लेकिन ऐसा आदर्श लोकतंत्र हमारे यहाँ पे है नहीं, बहुत स्पष्ट बात है। और हर सरकार ने, इससे पहले जो है सीबीआई जब थी 2012-13 में,
तो कांग्रेस सरकार ने उस समय की यूपीए सरकार ने सीबीआई को उसी तरीके से बरता था। इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई सरकारी तोता है। और इसी तरीके से ईडी को अभी जो है मौजूदा सरकार बरत रही है। वो एक परंपरा चलती आ रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस राजनीति में। और ये आप अगर आदर्शवादी तरीके से सोचेंगे तो गलत है, लेकिन ये एक नई प्रैक्टिस नहीं है कि बीजेपी ने अचानक, मैं बीजेपी को कतई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके पास सत्ताएं होती हैं, सत्ताओं का चरित्र यही होता है। हमने ये भी देखा आम आदमी पार्टी की तरह 1977 में भी एक इस तरीके की संपूर्ण क्रांति हुई थी, जो कि संपूर्ण भ्रांति में तब्दील हो गई थी। और ये हमने ये देखा था जब 2013-14 के आसपास, जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन उठ रहा था, भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर लगातार जो एक आंदोलन, जन आंदोलन बनाया जा रहा था, उसके बाद में जो पार्टी आई उसको भी हमने देखा कि वो कहाँ पे पहुंच गई है और किस तरीके से उसने राजनीति की। तो सत्ताओं का बुनियादी तौर पे अपना चरित्र होता है, शक्ति का अपना चरित्र होता है। और कोई भी आदमी जो सत्ता में बैठा हो, जो आप बोल रहे हैं डिफेक्टो सीएम राघव चड्ढा कहीं से पंजाब में चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन वो वहाँ पे सीएम की कुर्सी को जो है निर्देश दे रहे थे, एक तरीके से बाहर से बैठ के सीएमओ को ऑपरेट कर रहे थे। क्यों ऑपरेट कर रहे थे? क्योंकि वो पंजाब के समय प्रभारी थे, उनके पास में टॉप लीडरशिप का आशीर्वाद था और भगवंत मान को उनकी बात सुननी पड़ती थी। तो ये कुर्सी का, ये सत्ता का चरित्र होता है। जो आदमी उस पर बैठा होता है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। और ये हमने आम आदमी पार्टी के साथ में देखा, ये हमने जनता पार्टी के साथ में भी देखा, और ये आगे आने वाले समय में भी जितने ऐसे बदलाव वाले आंदोलन होंगे उनके साथ में भी यही होना। ये एक तरीके से इनकी नियति है इस किस्म के आंदोलनों की। ये कहते हुए, ये सुनते हुए बहुत कड़वी बात लगती है, लेकिन सच यही है। अब सच यही है और आपको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको सच तो आपकी ताकत से बनाया जाता है। आप चुनते हैं, आप सबको मौका देते हैं, ताकत देते हैं, कुर्सी देते हैं, पावर देते हैं, और उसी का इस्तेमाल करके ये सब कुछ होता है। तो अंततः तो मालिक आप ही लोग हैं, जनता है। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस टूट के बारे में? 2/3 बहुमत के साथ जो राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? उनके लिए क्या सबक है, ये क्या सोचते हैं? बीजेपी इन 7 लोगों को शामिल कराया है, राघव चड्ढा, इनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे, जो हो रहा है देश दुनिया में आपको यूं ही बताते रहेंगे, थोड़ा सा पिंच के साथ। तो हम अपना काम करते रहेंगे। मेरे साथी विनय सुल्तान है, मैं सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे ऋषि हैं। शुक्रिया।